ओके जी, हमने लूप वाला चैप्टर स्टार्ट किया है। लूप के अंदर हमने 3 लूप पढ़े हैं, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप। अब हम देखते हैं यहाँ पे व्हाइल में और फॉर लूप में क्या फ़र्क है। छोटा-सा एक फ़र्क करते हैं फॉर का और व्हाइल का कि फॉर लूप इज़ यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ आइटरेशंस आर नोन बिफोर द लूप इज़ एंटर्ड। कि जब भी कोई लूप चलना होता है तो उसकी आइटरेशंस होती हैं, यानी 10 दफ़ा लूप चलना है, कितनी दफ़ा लूप चलना है, उसकी कुछ आइटरेशंस होती हैं। तो अगर तो पहले से मालूम हो कि कितनी आइटरेशंस लूप ने करनी है, तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होती है वो फॉर लूप की होती है। फॉर लूप लगाई जाती है। फॉर में बता दिया जाता है कि स्टार्टिंग 1 है और जिस तरह n इक्वल टू 1 लिखते हैं, n लेस देन इक्वल टू 100 लिख दिया और n प्लस प्लस। तो पहले से पता चल गया कि ये जो लूप है ये 100 टाइम्स चलेगा। उसकी स्टार्टिंग वैल्यू देख के, उसकी कंडीशन देख के ये चीज़ बताई जा सकती है कि लूप ने कितनी दफ़ा एग्ज़ीक्यूट होना है। ये 2 चीज़ें देखें अगर हम स्टार्टिंग वैल्यू देखें और कंडीशन, तो पता चल जाता है कि लूप ने कितनी दफ़ा चलना है। लेकिन अगर हमें पहले से पता ही ना हो कि एक लूप कितनी आइटरेशंस लेगा, उसने 10 दफ़ा चलना है, उसने 15 दफ़ा चलना है, उसने कितनी दफ़ा चलना है, यानी कि उसकी नंबर ऑफ आइटरेशंस जो है वो नोन नहीं है, पहले से पता नहीं है। तो तब जो लूप लगाते हैं उसके लिए फिर व्हाइल लूप जो है वो यूज़ किया जाता है। वैसे दोनों काम जो है आइटरेशंस मालूम हो, ना मालूम हो तो आप किसी भी लूप को लगा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग अगर पहले से मालूम ना हो आइटरेशंस तो उसको कंट्रोल करने के लिए व्हाइल लगा लेते हैं और जहाँ पे हमें पता हो तो उसके लिए हम फॉर लगाते हैं। तो ज़्यादातर लगता है फॉर लूप जिसमें हम कंडीशन बता देते हैं फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 100, आई प्लस प्लस, तो पता चल गया जी 100 टाइम्स चलेगा। The while loop is used when number of iterations are not known at the beginning of loop. Suppose loop input a number from the user and display its square. It then asks the user whether it want to repeat or not. यानी कि किसी और नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है, तो अगर वो यस प्रेस करता है तो फिर वो दोबारा कहता है जी इनपुट दे दे। अगर वो कहता है नो तो लूप टर्मिनेट कर जाएगा। इस चीज को एग्जांपल से भी देख लेते हैं। फिर लूप जो होता है उसको कैटेगराइज करते वक्त दो कैटेगरीज भी बना सकते हैं, काउंटर कंट्रोल्ड लूप और सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप। यानी कि लूप को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है इसी बेस के ऊपर कि अगर हमें आइटरेशंस पता है तो फिर हम उसको कह देते हैं ये काउंटर कंट्रोल लूप है, और अगर हमें आइटरेशंस का पहले से मालूम ना हो तो फिर हम उसको कहते हैं ये सेंटिनल कंट्रोल लूप है। Counter control loop depend upon the value of variable known as counter variable. The value of counter variable is incremented or decremented each time the body of loop is executed. The loop terminate when the value of counter variable reaches to particular value. इस तरफ आप for loop लगाते हैं for n equal to 1 n less than equal to 100 n plus plus, तो पता जी कि 1 से शुरू करके 100 तक जाना है। तो n क्या है? n इज अ काउंटर वेरिएबल जिसने लूप को कंट्रोल किया है। तो सेंटिनल कंट्रोल लूप जो है ये डिपेंड करते हैं किसी स्पेशल वैल्यू के ऊपर जिसको कहते हैं सेंटिनल वैल्यू। द लूप टर्मिनेट व्हेन द सेंटिनल वैल्यू इज अनकाउंटर्ड। यानी ये लूप कब टर्मिनेट होंगे? जब सेंटिनल वैल्यू आएगी। अब सेंटिनल वैल्यू क्या है? ये वो वैल्यू है जिसने लूप को टर्मिनेट करना है। For example, a loop may execute while the value of variable is not -1। कहता है कि लूप चलता रहे जब तक उसकी वैल्यू -1 ना हो। Here -1 is the sentinel value that is used to terminate the loop. Int n equal to 0 while n not equal to -1. Printf
enter any value and give -1 to terminate। ये है जी सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप। ये क्या है? ये सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप बन गया। हमने एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू को कर दिया 0, इंट n इक्वल टू 0, वाइल n नॉट इक्वल टू -1। कहते हैं कि जब तक n -1 ना हो ये लूप चलता रहे। एंटर एनी वैल्यू, कहता है कि आप एंटर करते रहे वैल्यू एंड गिव -1 टू टर्मिनेट दिस लूप। और अगर आप लूप को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो -1 दे दे। अब ये कंडीशन बता के देख के कोई बता सकता है कि ये लूप 2 दफा चलेगा, 3 दफा चलेगा, ये लूप कितनी दफा चलेगा? कोई नहीं बता सकता कि ये लूप कितनी दफा चलेगा। ये डिपेंड करता है उस इनपुट के ऊपर जो बंदा इनपुट देगा। इसको इनपुट देने वाले पे डिपेंड करता है कि वो ये लूप हो सकता है 2 दफा चलाने के बाद -1 दे दे और ये लूप टर्मिनेट कर जाए। क्योंकि कंडीशन क्या है कि n नॉट इक्वल टू -1। अब ये देखिए ये चलेगा कैसे। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 0, 0 नॉट इक्वल टू -1, 0 नॉट इक्वल टू -1। ये बात दुरुस्त है या गलत है? 0 नॉट इक्वल टू -1, तो ये बात दुरुस्त है, इसका मतलब ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो ये लूप बॉडी में आ जाएगा और क्या मैसेज दे देगा कि एंटर एनी वैल्यू एंड गिव 1 टू टर्मिनेट दिस लूप। तो उसको आप वैल्यू दे देंगे। किसको वैल्यू देंगे? n को वैल्यू देंगे। अब ये n को जो आपने वैल्यू दी है, यहां से लूप वापस ऊपर जाएगा। दी हुई वैल्यू का फिर कंपैरिजन होगा -1 के साथ। तो अगर तो दी हुई वैल्यू -1 ना हुई तो फिर ट्रू हो जाएगा और फिर लूप में आ जाएगा, कहेगा फिर वैल्यू दे। और अगर टर्मिनेट करना है तो -1 दे। आपने फिर कोई वैल्यू दी, ये वैल्यू लेके फिर वापस जाएगा और फिर उसका -1 से कंपैरिजन होगा। और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये लूप चलता रहेगा। अब इसको चला के देखते हैं कि ये लूप कब टर्मिनेट होगा। ये आ गई। ये कह रहा है कि एंटर एनी वैल्यू एंड गिव -1 टू टर्मिनेट, क्योंकि ये लूप में एंटर हो चुका है। कैसे एंटर हुआ है? क्योंकि n था 0, कंडीशन थी ट्रू, ये लूप में आ चुका है और आके ये हमसे स्कैनफ के थ्रू वैल्यू मांग रहा है। हमने इसको वैल्यू दे दी 6 और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये फिर कहता है, क्योंकि ये 6 लेके वापस ऊपर गया और फिर 6 नॉट इक्वल टू -1, ये बात ट्रू है। फिर इसने लूप बॉडी के अंदर आना है और फिर ये मैसेज डिस्प्ले करना है। आपने फिर इसको एक वैल्यू देनी है, फिर एंटर करना है। तो आप इसको वैल्यू देते रहे, ये लूप चलता रहेगा। ये लूप कभी भी खत्म नहीं होगा। इस तरीके से खत्म किस तरह होगा ये लूप? अब आपने इसको देना है -1 और एंटर करना है। अब ये लूप खत्म हो गया। अब ये लूप क्या हुआ है? टर्मिनेट हो चुका है। लूप को टर्मिनेट करने के लिए हमने -1 वैल्यू दी है इसको। तो अब ये नंबर ऑफ आइटरेशंस अननोन थी, पहले से हमें नहीं पता था कि ये लूप जो है वो कितनी दफा चलेगा। आप इसको पहली दफा ही -1 दे देते हैं। आप इसको पहली दफा ही -1 दे देते हैं तो ये उधर ही टर्मिनेट हो गया। तो एक दफा ये 7-8 दफा चला है, एक दफा ये एक दफा ही चला है। तो इसको कहते हैं सेंटिनल कंट्रोल लूप, जिसमें लूप जो है उसको इस तरीके से कंट्रोल किया है कि डिपेंड करता है कि इनपुट क्या है। तो जब तक -1 नहीं आएगा ये लूप टर्मिनेट नहीं होगा। बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि आपसे कोई इनपुट आप करते हैं, आपने एक चीज़ इनपुट किया, उसके बाद आपको कहता है कि डू यू वांट टू इनपुट अगेन, प्रेस यस और नो। आप यस प्रेस करते हैं तो फिर वो इनपुट वाला काम शुरू हो जाता है। फिर इनपुट करने के बाद फिर कहता है डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस वाई फॉर यस, एन फॉर नो।
तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं इस चीज को। तो वो चीज जो है वो इस तरह वाइल के साथ कंट्रोल हो रही होती है। इसके बाद एक और चीज है जी जो लूप के अंदर हम यूज करते हैं, इसको कहते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी लूप के अंदर यूज किया जाता है। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड इन द बॉडी ऑफ लूप। इट इज यूज्ड टू मूव द कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी। ये क्या करती है, ये कंट्रोल को लूप बॉडी के स्टार्ट पे ले जाती है, क्योंकि लूप क्या है, एक चक्कर है, लूप एक सर्कल है। When the statement is executed in the loop body, the remaining statement of current iterations are not executed. जैसे ही continue की statement आती है तो इसके बाद वाली statement execute नहीं होती और control directly move कर जाता है next iteration पे। इस तरह ये एक piece of text दिया हुआ है, इसमें int x for x equal to 1, x less than equal to 5, x plus plus। तो हमें ये काउंटर वेरिएबल के थ्रू ये तो पता चल रहा है कि ये लूप 5 दफा चलेगा, क्योंकि 1 से शुरू होके इसने 5 तक जाना है। और लूप बॉडी में 3 स्टेटमेंट लिखी हुई है, हेलो वर्ल्ड, स्लैश एन, कंटिन्यू, प्रिंट एफ, नॉलेज इज पावर। अब जब इसकी आउटपुट हम देखेंगे तो उसके अंदर नॉलेज इज पावर हमें आउटपुट पे शो ही नहीं होगा। उसकी एक रीजन है, वो रीजन ये है कि ये कंटिन्यू स्टेटमेंट पे जैसे ही कंट्रोल आता है तो ये यहां से नेक्स्ट आइटरेशन पे चला जाता है। यानी ये लूप जो है, ये इतना एरिया जो है ये लूप बना हुआ है। प्रिंट ऑफ नॉलेज इज पावर कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। अच्छा, अब आप कहेंगे जी एग्जीक्यूट नहीं होता तो आपने लिखा ही क्यों है इसको? भाई लिखा इसलिए है ताकि कंटिन्यू को समझा जा सके कि कंटिन्यू आप जो कुछ भी लिखेंगे उस तक आने ही नहीं देगा कंट्रोल को। तो लिखना जरूरी है, लिख के चेक होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ये ना लिखे फिर अगर इसने चलना नहीं है तो। फिर इस कंटिन्यू का यूज जो है वो हम इफ कंडीशन के साथ करते हैं। हमेशा कंटिन्यू का यूज जो है वो इफ के साथ किया जाता है। इफ के साथ कोई कंडीशन दे दी जाती है, बता दी जाती है अच्छा ये कंडीशन है तो फिर कंटिन्यू कर जाओ, वरना फिर नीचे वाली स्टेटमेंट चलाते रहो। तो इस चीज को थ्रू एग्जांपल देख लेते हैं कि कंटिन्यू जो है ये किस तरह से वर्क करती है। हम यहाँ पे एक लूप लगा लेते हैं, फॉर इंट n इक्वल टू 1, n लेस देन इक्वल टू 10, n प्लस प्लस। इसके बाद लूप बॉडी लिखनी है, लूप की ब्रैकेट्स लगा ली, यहाँ पे एक प्रिंट एफ लिख लेते हैं। ये एक कीवर्ड है कंटिन्यू, कंटिन्यू इज आल्सो ए कीवर्ड। पहली प्रिंट एफ में लिखा हुआ BSCS और फिर कंटिन्यू की स्टेटमेंट लगा के सेमेस्टर 1/n लिखा हुआ है। अच्छा, अब जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसकी जो आउटपुट आएगी, अगर तो आप खुद से अज्यूम कर लें, सोच लें, क्योंकि अब आपका ब्रेन खुद कंपाइल करके इसको रन करना चाहिए और इसकी आउटपुट आपको खुद सोच लेनी चाहिए कि ये क्या आउटपुट देगा। तो इसमें 10 टाइम्स सिर्फ BSCS लिखा नजर आएगा। इसमें सेमेस्टर 1 वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, क्योंकि ये कंटिन्यू इसको आने ही नहीं देगा इस प्रिंट एफ तक कंट्रोल को। ये यहाँ से ही वापस मुड़ के फिर नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाता है कंट्रोल। हम इसके आउटपुट को देखते हैं जी। तो ये 10 टाइम्स BSCS लिखा हुआ है।
यहाँ पे अब हम कंडीशन लगा देते हैं कि इफ n लेस देन इक्वल टू 5, if n लेस देन इक्वल टू 5 कंटिन्यू, अगर n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है तो फिर कंटिन्यू करो, वरना कंटिन्यू ना करो। कंटिन्यू का मतलब कि ये ऊपर स्टार्ट पे चला जाएगा लूप। अच्छा, अब इसकी आउटपुट क्या होगी? अब इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होनी चाहिए? अब इसकी जो आउटपुट है, ये पहली दफा जब लूप चलेगा, यानी कि फर्स्ट 5 स्टेटमेंट में सिर्फ BS CS लिखा हुआ होगा, और फिर 5 दफा जब आखिरी 5 दफा लूप चल रहा होगा तो फिर 5 दफा BS CS और semester1 लिखा आएगा। क्योंकि ये पहली 5 आइट्रेशंस में तो n लेस देन 5 रहेगा, ये यहाँ से ही कंटिन्यू करता रहेगा, क्योंकि टोटल लूप ने चलना है 10 दफा। पहली 5 आइट्रेशंस में तो ये कभी भी semester1 पे नहीं आने देगा कंट्रोल, तो पहली 5 लाइनों में तो हमें कंफर्म है कि BSCS लिखा आएगा। लेकिन बाद वाली जो 5 आइट्रेशंस लूप की होंगी उसमें BSCS और semester1 भी लिखा आएगा, उसमें पूरा मैसेज ये फिर लिखा आएगा, उसमें ये कंडीशन फॉल्स होती रहेगी और ये कंटिन्यू की स्टेटमेंट नहीं चलेगी। तो पहली 5 लाइनों में BSCS होना है, और फिर आगे जो 10 लाइनें बनेंगी उसमें BSCS और semester1 इस तरह लिखा आएगा। ये देखें, क्योंकि ये पहली 5 आइट्रेशंस ने तो कभी इसको आने नहीं दिया semester1 वाली लाइन पे, तो ये पहली 1 2 3 4 5, ये तो पहली 5 आइट्रेशन थी जो कि कंटिन्यू होती रही। और जब छठी दफा लूप चला तो n क्या हो चुका था? 6। तो जब 6 लेस देन 5 का कंपैरिजन हुआ तो फिर कंटिन्यू नहीं हुआ, फिर ये नीचे आया प्रिंट एफ करने semester1 वाली लाइन, तो ये फिर छठी आइट्रेशन पे ये दो चीजें प्रिंट होंगी, फिर 7th आइट्रेशन पे ये 2 लाइंस प्रिंट हुई हैं, फिर नेक्स्ट ये 2 लाइंस, फिर 2 लाइंस, और ये 10th टाइम जब लूप चला है तो फिर ये प्रिंट हुआ है। तो इस तरह अगर कंडीशन के साथ कंटिन्यू को करेंगे तो फिर रिजल्ट जो है वो चेंज होके आ रहा है। कंटिन्यू का काम क्या है? कंटिन्यू इज यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द लूप, इट इज यूज्ड टू मूव द कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी, ये उसको स्टार्ट पे ले जाता है। व्हेन दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड द रिमेनिंग आइटरेशंस आर नॉट, या रिमेनिंग जो स्टेटमेंट है जो लगी हुई वो एग्जीक्यूट नहीं होती। इसी तरह ब्रेक लगाते हैं, जिस तरह स्विच के अंदर भी ब्रेक का इस्तेमाल किया है, तो ये ब्रेक का यूज जो है ये लूप के अंदर भी कर सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज इन द बॉडी ऑफ लूप टू एग्जिट फ्रॉम द लूप, जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आती है तो ये लूप से बाहर निकाल देता है। When the statement is executed in the loop body, the remaining iterations of the loop are skipped. तो remaining iteration का मतलब कि अगर आपने लूप को लगाया हुआ था 10 दफा, लेकिन ब्रेक लगाने पे वो एक ही दफा चलेगा, बाकी आइट्रेशन जो है वो स्किप हो जाएंगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। द कंट्रोल डायरेक्टली मूव आउटसाइड द बॉडी एंड द स्टेटमेंट दैट कम्स आफ्टर द बॉडी इज एग्जीक्यूटेड, और लूप बॉडी के बाद वाली स्टेटमेंट जो है वो चलेंगी फिर, यानी लूप बॉडी के बाद यहाँ पे हम लगा देते हैं कोई प्रिंट एफ एंड ऑफ लूप। अब कंटिन्यू को हम ब्रेक के साथ बदल देते हैं। अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट है, इसके अंदर कंटिन्यू की बजाय अब ब्रेक आ गया, और लूप की आइट्रेशंस बता रही हैं हमें यहाँ से कि 1 से लेके ये 10 तक, कंडीशन है 10, तो उसका मतलब है कि ये 10 दफा लूप चलेगा। लेकिन क्या ये चलने देगा उसको ब्रेक या नहीं चलने देगा? क्योंकि इसमें ब्रेक की स्टेटमेंट आई है, तो ये लूप को कभी भी 10 टाइम्स नहीं चलने देगा। इसकी जो आउटपुट आएगी, इसमें पहली दफा जब प्रिंट होगी ये वाली स्टेटमेंट BSCS, तो ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब लूप ने टर्मिनेट हो जाना है और ये यहाँ पे आ जाएगा।
तो अगर हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं तो इसकी आउटपुट 2 लाइनों की होगी। पहली लाइन में लिखा होगा BSCS और लूप टर्मिनेट होने के बाद लिखा होगा एंड ऑफ लूप। बेशक यहाँ पे मैं 1000 ही क्यों ना कर दूं, ये 10,000 बन गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेशक मैं यहाँ पे 10,000 कर दूं, क्योंकि ये ब्रेक इसको चलने ही नहीं देगी, सेकंड आइटरेशन तक इसने जाना ही नहीं है। ये इसको एक ही दफा चलने देगा बस, क्योंकि साथ ही ब्रेक आ गया। तो अगर मजीद चलाना चाहें तो फिर आप इस ब्रेक को इफ के साथ हैंडल कर सकते हैं कि इफ एन लेस देन इक्वल टू की कंडीशन लगाएंगे तो ये फिर भी पहली दफा ही ब्रेक कर देगा। तो अगर हम कर देते हैं यहाँ पे इफ एन ग्रेटर हो चुका है 10 से, तो फिर ब्रेक करें। इफ एन की वैल्यू को चेक करें, अगर वो 10 से ग्रेटर हो चुकी है तो फिर ब्रेक कर दे, वरना ब्रेक ना करे। तो यहाँ पे 10,000 की स्टेटमेंट है, लेकिन अब ये 10 टाइम्स चल जाएगा और BSCS और semester1 शो हो जाएगा हमें, क्योंकि पहली दफा लूप चलेगा तो ये स्टेटमेंट चलने के बाद कंडीशन चेक होगी। कंडीशन में n की वैल्यू पहली दफा 1 होगी, तो 1 ग्रेटर देन 10 फॉल्स होगा, तो ये ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये प्रिंट एफ करेगा semester1 वाली स्टेटमेंट। फिर n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फिर कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स का मतलब है कि ब्रेक तक ये नहीं आएगा, तो ये 10 टाइम्स चल जाएगा। हालांकि यहाँ पे 10,000 आइट्रेशंस लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि कंडीशन जैसे ही n 11 होना है तो ये कंडीशन ट्रू होनी है, तो उसने करना है चलो जी ब्रेक। ये है जी 10 टाइम्स चल गया। अगर चले इसको 5 कर देते हैं ताकि आउटपुट क्लियर नजर आ जाए और गिन भी सके हम, कि कहते हैं कि जब जैसे ही n ग्रेटर देन 5 हो जाए तो टर्मिनेट कर जाए, तो ये टर्मिनेट कर गया। चलना था इसने 10,000 टाइम, लेकिन ये जो लूप के अंदर हमने एक स्टेटमेंट लगा के ब्रेक करवा दिया, इस वजह से ये लूप जो है ये 1 2 3 4 5 6 टाइम चला।